हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर को प्रकाश के अंदर परावर्तन के बारे में कुछ जिक्र किया था। अब हम बात करते हैं अपवर्तन की घटना के बारे में जिक्र किया। उसके अंदर निर्गत कोण और आपतन कोण के रिलेशन के बारे में हमने जिक्र किया। तो आज हम जो जिक्र करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे। बहुत टिपिकल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। आप लोग उसको करते रहिए और बहुत आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे और चैप्टर पूरे हुए हैं, इसी तरीके से चैप्टर टाइम से ही हमारे पूरे होंगे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बट चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। देखिए, ये कांच का गुटका लिया गया है। कांच का गुटका एक तरीके से आयताकार घनाकार रूप में होता है। घन क्या होता है? घन में होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, लेकिन घनाभ की जब हम बात करते हैं उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो कुछ उसी तरीके का घनाभ के रूप का हमने इसको लेके चले हैं। तो इसमें जो मोटाई दी गई है यानी चौड़ाई जो दी गई है वो टी है। हमने इसको इस तरीके से खड़ा किया, यहां मोटाई है, यहां इसकी हमारी लंबाई और चौड़ाई दिखाई गई है। इसमें क्या है कि एक ऊपर की तरफ वायु है, बीच में कांच है, नीचे की तरफ वायु है। जब प्रकाश की किरण आपको पता है वायु से लेकर कांच में जाएगी यानी विरल से लेकर सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। देखिए, सबसे पहले ये ए ओ जो है आपतित किरण है, जो I1 कोण पर अभिलंब से कोण बनाती है, तो आपतन कोण कहलाएंगे। इसके बाद में जब वायु से लेकर के कांच के अंदर जब ये किरण जा रही है तो विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक रही है। तो जो किरण जानी चाहिए एओ के मार्ग पर आगे की तरफ, लेकिन झुक गई बी की तरफ, कोण बनाती है R1। इस कोण का नाम देते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश किरण जब इस सरफेस से टकराई नीचे वाले से, जो कि कांच को और वायु को अलग अलग करता है, तो इसमें क्या होगा कि अब की बार प्रकाश किरण कांच से लेकर के वायु में आएगी यानी सघन से लेकर के विरल में आएगी। जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटी तो किरण हो गई बीसी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हुई। आपको पता है कि R1 और R2 एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच इस तरीके से बनने वाला जो कोण होता है ये एकांतर कोण होता है। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो R1 और R2 दोनों बराबर होंगे। किरणें AO और BC समांतर है। किसके कारण? इनमें डिफरेंस आया है। इनमें जो डिफरेंस आया है वह है अपवर्तन के कारण। इन दोनों समांतर किरणों के बीच की लंब दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच के गुटके में जाती है, कांच के आयताकार गुटके में जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण व निर्गत किरण परस्पर समांतर हो जाती है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ, इसका अपवर्तन की बात हुई। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंब दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा हुई। अब हम धीरे धीरे करके आगे टॉपिक को बढ़ते हैं। देखिए, इसके अंदर हम जो जिक्र कर रहे हैं, हमने कांच का गुटका लिया। ये कांच का गुटका है। इसके अंदर M1 एक लंब है, अभिलंब है। यहां पर AO आपतित किरण है, जो कि I1 आपतन कोण बनाती है। जब वायु से कांच में जाएगी तो अपवर्तित किरण होगी OB, R1 कोण बनाएगी, जिसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। जब इसके बाद में ये किरण BC बाहर निकली, निर्गत किरण कहेंगे। कहां से जाएगी? कांच से लेकर वायु में गई तो क्या होगा कि दूर हटेगी, अभिलंब से सघन से विरल में गई तो दूर हटेगी। दूर हटने पर कोण बनाया ई, चूंकि I2 कोण भी लेके चलते हैं लेकिन ई लेके चले हैं। ई का नाम जो दिया गया है
इसको हम कहते हैं निर्गत कोण, यानी बाहर निकलने वाला कोण। अब इसके बीच देखिए जो समांतर किरण हुई AOL, हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया है, और दूसरी किरण हुई BC और ये किरण समांतर है, और इनके बीच की जो लंब दूरी है वो है BL यानी पार्श्विक विस्थापन। अब देखिए कोणों के बारे में जिक्र करते हैं, तो जब हम बात करते हैं इसकी और इस कोण की बात हम करते हैं, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण I1 है, तो ये वाला जो कोण ऊपर का दिखाया है ये भी I1 होगा। इसमें से हमें कौन सा कोण निकालना है? हमें कोण निकालना है ये वाला। इस टोटल I1 कोण में से R1 कोण घटाएंगे तो क्या बचेगा? I1 माइनस R1 बचेगा। देखिए ये वाला कोण होगा I1 माइनस R1 कोण होगा। दूसरा विलंब कौन सा हुआ? M2B_N2। तो हमें निकालना है BL निकालना है। आपको एक बात ध्यान दीजिए, देखिए इसके अंदर दो समकोण त्रिभुज दिखा रखे हैं। कौन से दिखा रखे हैं? ON1B और दूसरा कौन सा है? OLB। इन दोनों में जो कॉमन है वो है हमारा OB। चलिए चलते हैं इसमें आगे कैसे कैसे करना है हमें। सबसे पहले त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज N1OB, N1OB ये R1 है। cos R1, cos क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि हमारे पास ये भुजा की लंबाई है T है, तो क्या होगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि आपका हो जाएगा ON1 बटे OB, आधार बटे कर्ण जो होता है वो cos के बराबर होता है। अब ON कितना है? ON1 है स्मॉल t के बराबर, इसलिए cos R1 जो होगा T अपॉन OB होगा। तो OB क्या आ जाएगा? T अपॉन cos R1 हो जाएगा। पहली समीकरण हमने इसको मान के चले। अब इसके बाद में जो दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज LOB। जब LOB लेके चलेंगे, देखिए इसके अंदर इस कोण के सामने की भुजा है BL, इसको लंब कहते हैं, और कर्ण हमें पता है दोनों में कॉमन है। तो साइन I1 माइनस R1 बराबर होगा BL अपॉन OB के बराबर, यानी लंब बटे कर्ण के बराबर होगा। OB आपके पास में है, समीकरण 2 कह लेते हैं। 1 व 2 का इस्तेमाल करते हैं, साइन I1 माइनस R1 बराबर होगा BL आपको निकालना है। तो जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा? BL cos R1 बटे स्मॉल t। ये हमारा जो मान आया, ये किसका मान आया? ये मान हमारा साइन I1 माइनस R1 की वैल्यू हमारे पास आई। इसके साथ में हम क्या निकालते हैं? BL की वैल्यू। तो BL क्या होगा भाई? BL होगा BL T इंटू साइन I1 माइनस R1 बटे cos R1। ये हमारा क्या हुआ? इसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। BL को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब ये पार्श्विक विस्थापन तो हमारे पास आ गया, इसको नोट करते रहिए, और धीरे धीरे करके जब हम आगे बढ़ते हैं, पार्श्विक विस्थापन को हम स्मॉल d द्वारा निरूपित करते हैं, स्मॉल d से निरूपित करते हैं। चलिए चलते आगे हैं। देखिए इस सूत्र में देखते हैं, तो यहां क्या आ गया? स्मॉल d हमारा पास आ गया, BL की वैल्यू BLD, स्मॉल t साइन I1 माइनस R1 अपॉन cos R1 की बात हमने कर दी। कहते हैं कि यदि आपतन कोण बहुत छोटा हो तो क्या होगा?
साइन I1 माइनस R1 बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1 और cos R1 बराबर हो जाएगा 1, तो D बराबर होगा तो D बराबर हमारे पास क्या आएगा, D बराबर यहां रखते हैं इसके अंदर T I1 माइनस R1 की हमने बात इसके अंदर कर ली है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम इसमें से आपका T I1 कॉमन निकालें तो 1 माइनस R1 बटे I1 बचेगा। और आगे देखिए इसके अंदर जब हमने बात इतनी कर ही नहीं ली है तो चूंकि साइन I1 अपॉन साइन R1 जो है वो n के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। क्योंकि कोण छोटे हैं तो I1 बटे R1 बराबर होगा n और इंप्लाइज दैट R1 बटे I1 बराबर होगा 1 अपॉन n। तो हम यहां वैल्यू रखें, वैल्यू रखने से क्या आएगा हमारे पास, D बराबर आएगा T I1 1 माइनस 1 अपॉन n। तो इस तरीके से ये वैल्यूज उस कंडीशन में इस्तेमाल होगी जब हमारे पास में जो आपतन कोण है I1 की वैल्यू वो छोटी हो। तो इस अवस्था के अंदर हम अपना पार्श्व विस्थापन इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण की। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम जब डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्योंकि जब तक क्रांतिक कोण हमें पता नहीं होगा तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हम नहीं कर सकते। देखिए हम इसके अंदर लेके चलते हैं ऐसा माध्यम, जैसे हमने यहां लेके चले वायु है, यहां है कोई भी कांच मान सकते हैं, या इसको हम कांच मान लें, इसको कहते हैं विरल माध्यम और इसको कहते हैं हम सगर माध्यम, या हम ले सकते हैं जल। ये जो घटना होती है, ये घटना जब होती है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या देखते हैं कि हमने देखा इसके अंदर, देखिए सबसे पहले हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और एक प्रकाश किरण हमारी यहां से चलनी प्रारंभ हुई। जब चलनी प्रारंभ होगी, हमें कोण के बारे में कोई जानकारी खास नहीं है, तो आई के बारे जब हमने बात करी तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इस तरीके से ये आपतित किरण बाहर की तरफ गई। चलिए इसके बाद सेकंड कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं। सेकंड कंडीशन में हम जो लेके चलते हैं वो ये अवस्था आती है कि अब की बार हमने प्रकाश किरण का जो कोण है, ऑब्जेक्ट वही है, अब की बार प्रकाश किरण के मान को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि अब की बार आई की वैल्यू को हमने सी के बराबर ले लिया। तो अब इसमें क्या हमको दिखाई दिया कि जैसे जैसे हम आई के वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एक अवस्था ऐसी आती है जब प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आर यानी अपवर्तन कोण बढ़ेगा, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जबकि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो वह आपतन कोण सघन माध्यम में प्रकाश किरण के लिए वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि आई की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू 90 डिग्री है, प्रकाश किरण सघन से लेकर के विरल में चल रहा है और आई की वैल्यू सी के बराबर है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, तो इस सी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो अब अगली कंडीशन आती है
क्योंकि सारी कंडीशन के बाद में ही परिभाषा वगैरह दिखाई जाती है, तो पहले इसको समझ के चलिए। अब क्या करते हैं इसके अंदर कि प्रकाश किरण के लिए जो आपतन कोण है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन सी कर दी, यानी क्रांतिक कोण से बड़ी कर दी। क्रांतिक कोण से बड़ी करते ही प्रकाश किरण पूर्णतः परावर्तित होकर के उसी माध्यम के अंदर वापस आ जाएगी, और ये जो घटना है इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम में जब किसी प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की। लिखिए क्रांतिक कोण के बारे में, देखिए यह घटना तब होती है जबकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रारंभ हो। देखिए किसी वस्तु से चलने वाली सघन माध्यम में आपतित किरण का वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्रांतिक कोण स्मॉल सी कहलाता है। क्रांतिक कोण स्मॉल सी कहलाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अगली परिभाषा हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होगी। तो क्या होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा? लिखिए, जब सघन माध्यम में आपतित किरण का आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो वह किरण उसी माध्यम ब्रैकेट में सघन में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। और देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल क्या हैं कि आपको पता है कि जब गर्मी के सीजन में आप लोग सड़क पर जाते हैं तो दूर आपको ये दिखाई देता है कि सड़क पर पानी ही पानी होता है, लेकिन जब हम उस पॉइंट के उस जगह के पास पहुंचते हैं तो पानी जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये क्या है? ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि वहां पर पानी है, लेकिन पानी नहीं है। ये कारण है किसकी वजह से? ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से है। कारण क्या है कि देखिए, जब सूरज की किरणें पृथ्वी के सरफेस पर, सतह पर पड़ती हैं तो पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिससे कि वायु के कण दूर दूर होते हैं और माध्यम बन जाता है विरल माध्यम। हमारा माध्यम विभिन्न परतों से मिलकर के बना है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हल्के हल्के रूप में घटता जाएगा। मीन्स पृथ्वी की तुलना में ऊपर का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, जिससे कि ऊपर का जो माध्यम है वो सघन माध्यम होगा। तो प्रकाश किरण किसी पेड़ के सिरे से होकर के या बस की छत से होकर के जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। जब वो विभिन्न परतों से होकर गुजरती है तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जब प्रकाश किरण पृथ्वी पर इतने कोण पर पड़ती है कि उसका मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में प्रकाश किरण पूर्णतः परावर्तित होकर के जो प्रेक्षक है, जो देखने वाला है, उसकी आंख में पहुंचती है और हमें क्या दिखाई देता है? उस पेड़ की छवि, बस की छवि या आकाश की छवि दिखाई देती है, या हमें दूर
दूर पानी दिखाई देता है। तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं क्रांतिक कोण में और अपवर्तनांक में संबंध क्या है। माना सघन माध्यम यानी जल अथवा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n है, तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम में साइन आई अपॉन साइन आर होता है। साइन आई जो होता है वो विरल माध्यम का होता है। विरल माध्यम हमारे पास वायु है जहां 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन C इज इक्वल टू n। साइन 91 हो गया, साइन C हुआ यानी n हो गया, तो साइन C बराबर हो गया 1/n और C बराबर हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/n। मीन्स अगर आपके पास में किसी माध्यम का अपवर्तनांक उपलब्ध है तो आप उसके लिए क्रांतिक कोण को डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रांतिक कोण के बारे में जिक्र हमने किया और कुछ घटनाएं हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, जैसे हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु के बारे में जिक्र हम करेंगे। एक हम मरीचिका के बारे में जिक्र करेंगे, जो मरीचिका मैंने आपको बताई है। जैसे अभी सड़क पे चल रहे हैं आप लोगों को क्या दिखाई देता है? पानी पानी दिखाई देता है, ये भी मरीचिका है। एक रेत के अंदर मरीचिका होती है, एक आपका समुद्र के अंदर होती है। तो इस तरीके से कई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेत में मरीचिका के बारे में बात करते हैं। डायमंड की चमक, चारों तरफ जब हम डायमंड को घुमाते हैं तो चमक हमको दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? प्रकाशिक तंतु तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक को है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, लेकिन इससे पहले जो टॉपिक आपको कराया गया है उसको कंप्लीटली रिवाइज करिए, जिससे कि अगले आने वाले टॉपिक में आपको प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट आप लोगों के नहीं आते इसका मतलब है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं और उसमें मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इस बात का इफेक्ट आपको ध्यान रखिए, आपके ऊपर होगा, आपकी स्टडी है, आपको करना है। हमेशा ध्यान रखिए, एक्सपीरियंस या अनुभव सबसे ऊपर माना जाता है, एज फैक्टर से ऊपर अनुभव माना जाता है, और अनुभव के आधार पर ही सब कुछ हम लोग आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। इतने आप रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, जो प्रॉब्लम है मेरे साथ डिस्कस करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।